चलिए तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन, ये सवाल एक बार फिर से उठाया है। क्योंकि पार्टी में आपसी तनातनी और अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। और इसी कवायद के बीच पार्टी की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में राहुल को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया है। और इस बीच सवाल अब ये पैदा होता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के वर्चस्व को लेकर अभियान छेड़ चुके कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप 23 यानी कि G23 के नेताओं का अगला कदम क्या होगा। हालांकि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की राह में रोड़ा अटकाने वाले पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में कुछ को पद देकर पार्टी ने पहले ही उनकी जुबान पर ताला लगाने का काम कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने G23 के कुछ नेताओं को कांग्रेस में अलग समितियां बनाकर अहम जिम्मेदारी भी दे दी है, ताकि वो राहुल द्वारा पार्टी की कमान संभालने के बाद विरोधी तेवर न दिखा सके। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने सोमवार को राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया। आपको बता दें कि सुष्मिता देव के इस्तीफे और पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने नेटा डिसूजा को महिला इकाई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। और उल्लेखनीय ये भी है कि नेटा डिसूजा महिला कांग्रेस में महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही थी। 15 अगस्त को महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने डिसूजा को महिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। और अब उन्होंने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में कवायद शुरू हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। एकमात्र राहुल गांधी का नाम इसमें आगे है और जल्द कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि अभी हाल ही में जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी हैं। और NSUI की बैठक में आपको बता दें कि जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नितिन राउत, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल रहे थे। राहुल गांधी साल 2017 से 2019 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया था। तो चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ, और कांग्रेस से भी हमारे साथ मसूद शाही जी मौजूद हैं, माफ कीजिएगा मसूद खान जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मकसूद खान जी आप ही के पास आना चाहूंगी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हाल ही में अभी कुछ ही दिन 2 दिन पहले की बात है जब आप ही के एक प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से नहीं होगा, गांधी परिवार के बाहर से होगा। लेकिन एक बार फिर से नाम राहुल गांधी का ऊपर आ चुका है। नहीं, इसमें ये तो किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है कि वो राहुल गांधी पर एग्री करते हैं या किसी दूसरे पर एग्री करते हैं। लेकिन मतलब मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के पास सबसे सशक्त नेतृत्व कर सकते हैं कांग्रेस का, उनमें वो क्षमता है। उन्होंने ही अगर विपक्ष का देखें तो एकमात्र विपक्ष का अगर चेहरा है इस वक्त तो वो श्री राहुल गांधी जी हैं। तो उनमें वो सारी क्षमताएं हैं जो कांग्रेस को आगे ले जाने की हैं। पास्ट में जो है परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं रही, लेकिन ये दौर आता है, हर किसी पार्टी के साथ आता है, और सारे कार्यकर्ता, सारे कांग्रेस के लीडर अगर किसी एक चीज पर एक राय हो सकते हैं तो वो है कि राहुल गांधी जी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। और कांग्रेस को, जो कांग्रेस आज जन जन में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि कांग्रेस ही देश को लेकर चल सकती है, कांग्रेस ही इस देश को सही चला सकती है, इसकी इकोनॉमी को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसका जो एक गंगा जमुनी तहजीब का जो ताना बाना है उसको कांग्रेस ही जिंदा रख सकती है। और राहुल गांधी उसके सबसे बड़े विचारक हैं, तो वो इस नेतृत्व करने के लिए सबसे एक मजबूत शख्स हैं, शख्सियत हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता का एक अंदर ख्वाहिश है कि राहुल गांधी जी को फिर से नेतृत्व करना चाहिए और पार्टी को बुलंदियों पे ले जाना चाहिए।
ठीक है, शाहिद जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका भी स्टार्टिंग कमेंट चाहूंगी। मकसूद खान जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लिए कोई विकल्प है विपक्ष की भूमिका के लिए तो वो मात्र कांग्रेस है और कांग्रेस को सही तरीके से राहुल गांधी ही चला सकते हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? जो है बहुत पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने बहुत दिनों तक 56 सालों तक शासन किया है, तो लेकिन अब कांग्रेस का अस्तित्व जो है लगभग समाप्त सा हो चला है। कांग्रेस अब चंद नेताओं में सिमट कर रह गई है। सोनिया जी अस्वस्थ चलने की वजह से प्रियंका जी और राहुल जी पर कमान आ गई है हाथ में इनके। मगर जिन अक्षमताओं के कारण राहुल जी ने इस्तीफा दिया था, क्या कांग्रेसी नेता जो बचे हुए हैं वो उनको स्वीकार करेंगे कि दोबारा वो अध्यक्ष के पद पर जाएं? हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता ने बढ़िया कहा कि राहुल जी के अंदर क्षमता है और वो कर सकते हैं, बाकी सब लोग उनके में नेता खोज रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मुस्कान जी कि राहुल गांधी जी को लॉन्च करने के लिए कम से कम पिछले 15 सालों से प्रयास कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। ठीक है, शाहिद जी का फोन संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मकसूद खान जी आप ही के पास में एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार पिछले जो लोकसभा चुनाव है 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पार्टी ने बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था और बेहद ही खराब प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। अब एक बार फिर से उन्हीं को अध्यक्ष बनाने का नाम, एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जल्द ही लग सकती है। इतने खराब प्रदर्शन के बाद फिर से पार्टी के कमान उनको सौंप देना, और अभी देखिए आगामी विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। नहीं, इसमें देखिए क्या होता है कि नेतृत्व विपक्ष की भूमिका सबसे अच्छी किसने इस बीच में निभाई है। एक ही चेहरा आपके जहन में आएगा, आपके दिलो दिमाग में आएगा कि राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी मामला हो, सरकार के महंगाई का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, जितने भी भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामियां ही, का महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, अगर और ये जो अभी फोन रिकॉर्डिंग्स का जो मामला चला था, सरकार ने जो है जासूसी कराई थी बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं की और राहुल गांधी जी की भी, हर मामले पे अगर कोई एक शख्स सबसे पहले नजर आया तो श्री राहुल गांधी थे। तो नेतृत्व करने के लिए भी उसी को आगे आना चाहिए, उन्हीं को आगे लाना चाहिए कि जो ये क्षमता रखता हो कि सरकार के खिलाफ लगातार उन्होंने मतलब जनता की आवाज के साथ खड़े होकर, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी जी, और प्रदर्शन जहां तक बात है कि मतलब मैं एक कांग्रेस होने के नाते मैं ये मानता हूं कि उस टाइम भी उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट जो भी हो, लेकिन कांग्रेसियों ने हमेशा राहुल गांधी जी में भरोसा किया है, विश्वास किया है और बिल्कुल वो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ से अब जो एक दौर कांग्रेस ने देख लिया है, यहाँ से सिर्फ ऊंचाई पर जाने का दौर है, आगे जाने का दौर है, क्योंकि भाजपा सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। उनकी कुरीतियों के कारण उनकी मतलब हर नीति उनकी फेल है। लगातार वो देश के संसाधनों को उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर मतलब रेलवे तक को लेकर हर चीज को बेचा जा रहा है। जिसको 50 साल 60 साल में कांग्रेस ने बनाया था, लोगों के लिए खड़ा किया था, सारे जो ओएनजीसी तमाम तरह के जो पीएसयूज हैं, तो सबको पार्टी बेच रही है, एक तरह से प्राइवेट सरकार का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ऐसे में तो एक नेतृत्व की जरूरत है, और जो राहुल गांधी जी हैं ऐसे में उम्मीद के किरण दिखाई देते हैं कि जो इस देश को सही दिशा और सही दशा दे सकते हैं। ठीक है, अश्विनी शाहिद जी आपके पास में एक बार फिर से आना चाहूंगी। आपका स्टार्टिंग कमेंट बीच में रह गया था, संपर्क आपसे टूट गया था, एक बार फिर से मैं आपको समय देना चाहूंगी उसी के लिए, वह अपनी बात पूरी करें। और इसी के साथ मकसूद खान जी कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों से अब जनता परेशान हो गई है। मुस्कान जी देखिए, बीजेपी की नीतियों पर मैं आता हूं। पहले मैं राहुल गांधी जी की बात अभी जो मैं ओपनिंग कमेंट में कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि जब भी उनको पार्टी को उनकी जरूरत पड़ी है तब भी वो गायब रहे हैं। जब मैंने कहा कि पिछली बार जब इस्तीफा इन्होंने दिया, जब पार्टी हार गई थी, मैं मानता हूं कि जो नेतृत्व करता है जिम्मेदारी उसी की होती है, लेकिन मैदान छोड़कर भागने वाला भगोड़ा कहा जाता है। और आज तक देखिए, एक बार और हुआ था ऐसा कांग्रेस के साथ, जब सोनिया जी ने कमाल संभाली थी। सोनिया जी ने जो है कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और वो लेकर आई और 10 साल तक सरकार में रहे लोग। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से इतर जा नहीं सकती।
जब उस समय स्थिति खराब हुई थी तो सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। सीताराम केसरी जी को किस तरीके से कांग्रेस के ऑफिस दफ्तर से उठाकर बाहर फेंका गया, ये पूरे देश ने देखा था, मीडिया ने, आप लोगों ने ही दिखाया था। राहुल गांधी जी, मैंने कहा पहले भी 15 सालों से यहाँ के नेता उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक से लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि देखिए अभी ये कांड हुआ, वो हुआ, सब लोग इनके पीछे आए, तो वो आएंगे खान साहब, वो लोग आएंगे, क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने राहुल जी में नहीं, उन्होंने कांग्रेस में एक बड़ी पार्टी को देखा है, देश में 56 साल तक राज्य करने वाली पार्टी को देखा है। लेकिन अब राहुल जी की नीतियों की बात हो रही है, राहुल जी की बात हो रही है। कांग्रेस का स्थापना दिवस था मुस्कान जी, उस दिन ये इटली में थे, जबकि जो आवश्यकता थी कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन उनको यहाँ होना चाहिए था, वो इटली में हुआ करते थे। कोरोना काल आया, भविष्यवाणी किया, उसके बाद इटली चले गए। देश में आप क्यों नहीं रहते हैं? जब भी देश को इनकी जरूरत पड़ती है, चुनाव आता है, उस समय ये बैंकॉक चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों के साथ रहते हुए, जो देखिए G23 की जो स्थापना हुई उसमें मैक्सिमम लोग इनके खिलाफ थे। उसके बाद जो इनके साथी नेता थे, जितिन प्रसाद जी हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो गए, सुष्मिता देव जी हो गई, ये सब लोग इनके साथी लोग थे। एक एक करके इनकी नीतियों से अलग होते गए, और चाहे वो दूसरे दलों में गए हो या अपने आप को किनारे कर लिया हो। इन लोगों ने कांग्रेस में देखा, क्योंकि कांग्रेस में पहले जब इंदिरा जी ने बनाई थी एक बार कांग्रेस में बहुत टूट हुई है, तो उसमें नाम ही रखा गया था कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस। दो बैलों की उस समय जो है गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह हुआ करता था इनका, हाथ का पंजा उसके बाद आया। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी सोनिया एंड सन्स होकर रह गई है। इसलिए भाजपा की नीतियों की बात जहां तक खान साहब कर रहे हैं, भाजपा की नीतियां आजकल चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, हम आज पूरे देशवासी गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं, हैसियत रखते हैं। हम अपने देश में भी आज जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन मोदी सरकार आई है, कितना आतंकवाद पर किस तरीके से हम लोगों ने लगाम लगाया है, ये देखने वाली चीज है। जम्मू कश्मीर जो 370 और 35A, ये लोग कहते थे कि कांग्रेस के लोग कि वो नहीं हट सकता, कपिल सिब्बल जी हो या कोई गुलाम नबी आजाद साहब हो या कोई भी हो, ये लोग कहते रहे कि नहीं हट सकता। तो दूध की जैसे मलाई होती है, माननीय गृह मंत्री जी ने उसको उठाकर ऐसे ही बाहर निकाल कर रख दिया, और आज उस कश्मीर में अमन चैन है। आज उस कश्मीर में राहुल गांधी जाते हैं और कश्मीरियों की व्यथा लेते हैं। जब कश्मीरी पंडितों की व्यथा लेने का समय था तो नहीं करते थे, आज कहते हैं कि हम पंडितों की चिंता करेंगे। ठीक है अश्विनी शाही, ये है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। आपके पास आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी बातें भी अपने तरीके से रख सकते हैं। खान साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। आप एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस में किसी ने भी राहुल गांधी के अध्यक्ष होने पर सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन ग्रुप 23 की अगर बात करें तो उसमें तमाम जितने भी 23 नेता थे, वो पूरे 23 के 23 नेता खिलाफ थे, बागी हुए थे पूरे कांग्रेस के। उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही थी कि उनको अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए और संगठन चुनाव की बात करनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष बनाने की तो बात एक बार फिर से आ गई है। संगठन चुनाव के लिए पार्टी कह रही है कि हम 2022 के विधानसभा चुनावों तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद संगठन चुनाव होंगे। क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को बिना संगठन चुनाव के ही बना दिया जाएगा अध्यक्ष? एक अंदरूनी लोकतंत्र होता है, एक कमेटी होती है जो एक CWC होती है, कांग्रेस की है, तो उसमें भी कांग्रेस के ही नेता होते हैं, उसमें भी बाहर के नेता नहीं होते। तो पूरे देश के गणमान्य जो भी अपने कांग्रेस के नेता हैं वो होते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि नेता किसको बनाया जाए। और जहां पर G3 की बात है, देखिए क्या होता है, ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस में जो अपने अंदर की आवाज को भी हमारे नेता रख सकते हैं, जो उनकी आवाज है, उन्होंने संगठन की आवाज उठाई, तो उसको भी पार्टी ने उनको बाहर नहीं निकाला, उनकी आवाज को सुना। और ऐसे भी लोग हैं कि जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो ये तो एक तरह से अंदरूनी जो लोग कांग्रेस का लोकतंत्र है, ये तो उसको दर्शाता है। लेकिन मेरी वही सवाल है कि भाजपा जो है अपनी नाकामियों को जो है कब तक छुपाती रहेगी। आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पार कर चुका है,
आज जो है उज्ज्वला योजना जो चलाई थी भाजपा ने, आज उसको छोड़कर लोग वापस चूल्हे पर आ रहे हैं, क्योंकि गैस के सिलेंडर के दाम 900-1000 रुपए पहुंच गए। नाकामयाबी तो कांग्रेस की भी कम नहीं है ना खान साहब। नहीं, 400 रुपए पे कांग्रेस ने सिलेंडर छोड़ा था, आप 1000 रुपए का बिक रहा था, इसमें कांग्रेस आप उस टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? आप अब बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि नाकामी बीजेपी की है। और तो आप एक काम करिए ना, आप अपने राज्य में जो आपके कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर आप पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करिए ना, सेस और वैट को घटाइए, क्यों नहीं घटाते हैं? नहीं, आप देखिए कंपैरेटिवली देखें तो राजस्थान में 97 पे बिक रहा है और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 100 के पार बिक रहा है। तो ये तो है वहाँ पे जहाँ पर कोशिश है कांग्रेस ने लोगों को राहत देने की। मुंबई में कितना बिक रहा है? मुंबई में भी तो आप 3 लोगों की सरकार है ना, 3 पार्टियों की सरकार है। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या है? नहीं, देखिए अब यही बात तो आ जाती है कि जब कीमतें जब सवाल भाजपा पे खड़ा करते हैं तो वो बात कर देती है कि जो है कंपनियों का मामला है, जब इनसे सवाल पूछा जाता है। और जब महंगा करना होता है तो पार्टी खुद सरकार महंगा कर देती है डीजल और कहती है कि ये हमारी मजबूरी है। तो कब तक ये लोगों पर बोझ बढ़ता रहेगा, इस पर भाजपा को बात करनी चाहिए, न कि भाजपा। बीजेपी तो चलो बात कर लेगी, आप अपनी तो बात बताएं। ठीक है, मैं उनसे जान लेती हूँ। शाही साहब आपके पास आना चाहूंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कह रहे हैं कि अगर आपको चुनाव करवाने होते हैं, जनता के बीच जाना होता है, तब तो आप जो कीमतें हैं वो कम कर देते हैं। और यही बात विधानसभा चुनावों में जो हाल ही में हुई थी उनमें देखी भी गई थी कि उस समय काफी दिनों तक जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे, और चुनावों के नतीजे आने के तुरंत बाद ही जो पेट्रोल डीजल के बाद जो दाम है वो एक बार फिर से बढ़ते नजर आए। मैं लौटूंगी आपके पास जवाब इस बात का लूंगी आपसे, लेकिन इसके लिए तो एक बार फिर से रुख मुद्दे की ओर कर लेते हैं जहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। आप ही के पास आना चाहूंगी शाही साहब। आपसे मैं जानना चाह रही थी कि चुनावों में क्यों आखिर जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो नहीं बढ़ते हैं, और लगातार जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा है वो आज हम देख रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, पेट्रोल डीजल के दामों की जहां तक बात है, कंपनियों के ऊपर जो है इन लोगों ने ही शुरू किया था। 2010 से कंपनियों के ऊपर गया था, और आज हमारे खान साहब कह रहे हैं कि ये कंपनियों के ऊपर डाल देते हैं। शुरुआत इन्होंने की थी, 2010 और 2014 की बात है। पेट्रोल का एक बार कंपनियों के हवाले किया गया, सरकार का नियंत्रण हटाया गया। सरकार हमारी 2010 में नहीं थी, हमारी मई के बाद सरकार आई है 2014 में। कंपनियों के ऊपर इन लोगों ने डाला था, सरकार का नियंत्रण हटाया था। उस समय जो बांड लिए गए थे इन लोगों ने लिया था, क्योंकि उस समय सब्सिडी दे रहे थे ये लोग, तेल पर सब्सिडी देना। ठीक है, वो कांग्रेस की बात है, चलिए आपने कह दिया, मान लिया कांग्रेस ने कंपनियों पर डाला था, लेकिन बीजेपी लगातार जब से सरकार में आई है तब से एक ही दावा करते नजर आ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेके आएंगे। वो तो अभी तक नहीं हुआ, 4 साल से ज्यादा का समय उसको हो गया है। ये सवाल देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मुस्कान जी आपका, और बहुत गंभीर सवाल है कि इसको सरकार ने कहा है जीएसटी में लाने के लिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसी के साथ कि जीएसटी काउंसिल जो है उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें दूसरे दलों के लोग भी हैं। क्या इन लोगों ने भी उस बात पर जोर दिया है? जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उस पर किसी ने जोर दिया? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीएसटी में आना चाहिए। क्या किसी ने जोर दिया कभी? क्या कभी किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी आज नहीं कल अगर वादा किया है तो करेगा? भारतीय जनता पार्टी कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती। लेकिन जो मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, खान साहब कह रहे थे, उन्होंने एक छोटा सा आंकड़ा कहा, 428 रुपए पर हम लोग गैस छोड़कर गए थे। मैं उस पर मुस्कान जी बोलता हूँ, बड़ा मेरा जो है मुझे जवाब देने में बड़ा मजा आता है कांग्रेसी साथियों को अपने। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था। खान साहब आप गूगल करके देख लीजिए, दुनिया देख सकती है कि आप देख लीजिए आप आंकड़े। मई 14 में 928 रुपए का सिलेंडर हुआ। हम लोग आए, उसके बाद जून की बात मैं कर रहा हूं, 1 जून 14 को 904 रुपए का सिलेंडर हुआ। उसके बाद जब कोरोना आया, नवंबर 20 की मैं बात कर रहा हूं, तो 593 रुपए का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसको खान साहब सुन लीजिए, आपने कह दिया 428 हम छोड़ के गए थे, तो हम कैसे इस भ्रम को जाने दें? इस प्रतिष्ठित चैनल के साथ हम और आप बैठे हैं, तो हिंदुस्तान की जनता दर्शकों के पास सच्चाई जानी चाहिए। आज के दिन में 1241 नहीं है। सुन लीजिए खान साहब, थोड़ा सा आपने बोला, मैंने सुना, 2 ही लोग हम लोग हैं, आपस की बात हो जाएगी, रुकिए। बोलिए। आज के दिन में गैस सिलेंडर कितना दाम है वो भी आप देख लीजिए कितने रुपए है। 1000 रुपए क्रॉस नहीं है, 1241 हम लोगों ने खरीदा था। तो ये कांग्रेस आरोप ना लगाए कि हमने 428 किया था। महंगाई अगर है
मैं मानता हूं कि इस जो है कोरोना काल में 100 साल के बाद मुस्कान जी कोरोना आया, इस बीच में कोई ऐसा महामारी नहीं आई थी और ईश्वर न करे फिर से महामारी आए। इसमें डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बढ़ा, पूरे विश्व में बढ़ा, हिंदुस्तान में भी बढ़ा। चीजों के दाम बढ़े, लोगों की कंपनियां बंद हुई, नौकरियां छूटी, ये सब चीज सही है। लेकिन आज अगर आप इकोनॉमिक्स पर जाएं, ग्रोथ के बारे में बात करें, तो आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हिंदुस्तान के डबल डिजिट में ग्रोथ की फिर से परिकल्पना करना शुरू कर दिया है। लेकिन बेरोजगारी इस समय भी ये तो डबल कहना डिजिट में आ गई है ना शाहिद साहब, बेरोजगारी भी डबल डिजिट में आ गई है, दोहरे अंकों में आके जा रही है। जी मैं लौटूंगी खान साहब की भी बात एक बार सुन ली जाए। खान साहब कह रहे हैं कि अगर जीएसटी काउंसिल में तो आप भी हैं, आप ही ये तमाम बातें उठा लेते, आप जोर देते तो पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाता। आज आप पेट्रोल डीजल के महंगे होने की बातें करते हैं। कांग्रेस का तो वादा ही था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर रखते हैं, तो कांग्रेस पर इल्जाम ना दो कि ये सरकार 6 साल 7 साल हो गए, आज उसको करती क्यों नहीं है? अगर इतनी जनहितैषी सरकार है तो मान ले, कांग्रेस का तो ये वादा ही था कि अगर हम जीएसटी लाएंगे, जो स्वरूप कांग्रेस जीएसटी का लेकर आ रही थी तो उसमें तो पेट्रोल डीजल उसमें शामिल था, तो मैक्सिमम भी होता। तो लेकिन भाजपा ने तो उसको हटा दिया उसमें से। यानी कि किसानों को, जो किसानों की बात करते हैं, आज किसानों को इतने साल हो गए बैठे बैठे, मतलब सड़कों पे उनकी जाने तक चली गई, 100 से ज्यादा लोग मर गए। कौन से किसान हितैषी की बात करते हैं? तो वहीं पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ती है? आम जनता से लेकर किसानों पे मार पड़ती है। अगर डीजल बढ़ता है तो साधन महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आप महंगा हैं हो किसानों जाता के है। हितैषी, आप हैं खान साहब, आप हैं किसानों के बिल्कुल, हम हितैषी। किसानों के साथ खड़े हैं जी आप किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन शायद मैं आपको याद करवा दूं, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की किसान इकाई जो है पिछले 21 महीने से उसका अध्यक्ष नहीं चुना गया अभी तक। क्या कांग्रेस की बात, क्या किसानों की बात करते हैं आप? अध्यक्ष चुनना ये तो आंतरिक मसला है, बात किसानों के मुद्दे की हो रही है। किसानों के मुद्दे के किसानों का मुद्दा आगे रखेगा कौन? क्या वो भी राहुल गांधी खुद आकर किसानों का मुद्दा रखेंगे? आपकी किसान इकाई कहाँ है? अध्यक्ष कहाँ है उनका? राहुल गांधी लगातार वो लोग किसानों के साथ खड़े हैं, और जहाँ जहाँ जैसी जरूरत राहुल गांधी जी खुद खड़े हुए हैं। लगातार राहुल गांधी जी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी ने लगातार किसान महापंचायतें की हैं किसानों के समर्थन में, और जो ये काले कानून है इसको वापस लिया जाए। ये लगातार कांग्रेस ही तो उड़ा रही है, और कौन है आपने देखा? बताइए, कांग्रेस के अलावा कौन है? तो ये तो किसानों के साथ खड़े होने का सबसे बड़ा यही कि जो किसानों की मांग है, इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, तो इसके साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन भाजपा, किसान मर रहा है, उसकी फसलें खराब हो रही, जो भी उसको नुकसान हो रहा है उसमें की, मतलब इतने महीनों से, साल से रोड पे बैठे हुए हैं अपने काम को छोड़ के, मतलब, लेकिन सरकार की कान पे एक जू तक नहीं रहेंगी कि सरकार उनकी बातों को सुने। अगर किसानों की जैसे फसल आप किसान किसानों के अपने साथ खेतों खड़े में हैं काम बिना करता अध्यक्ष है। के, इस तरीके से बीजेपी भी कह देगी कि हम भी किसानों के साथ है, बातचीत तो नहीं कर रहे हैं उनसे। तो उनके अरे बातचीत नहीं कर रहे तो कहाँ खड़े हैं भाई? बातचीत करोगे कि उनकी समस्या को सुनोगे, सुलझाओगे, जब भी तो खड़ा हुआ माना जाएगा। ऐसे तो इनकी बेइज्जती किसानों की बल्कि कर रहे हैं कि उनका मखौल उड़ा रहे हैं, किसानों के ऊपर तरह तरह के आतंकवादी जैसे घटिया इल्जाम भाजपा लगा रही है। तो ये तो किसानों की एक तरह से बेइज्जती है, उनके साथ मजाक किया जा रहा है। देश का जो अन्नदाता है, जो देश का पेट भरता है, तो उसके साथ ये मजाक जो है देश बर्दाश्त नहीं कर सकते। बंगाल में देखा इन्होंने, आगे आने वाले चुनाव में देख लेंगे कि किसान किस तरह से भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये बच नहीं सकते इससे, किसानों के आक्रोश से, और उनके साथ अगर इन्होंने जिस तरह से चिंता आप ज्यादा करें तो बेहतर होगा। बीजेपी तो खैर वो अपना देख लेंगे, लेकिन आप अपनी चिंता ज्यादा करिए। अध्यक्ष आपके पास नहीं है, मात्र अंतरिम अध्यक्ष है, उसके बिना पर आप चुनाव लड़ लेंगे, क्या जीत लेंगे? चुनाव अध्यक्ष से भी लड़ा जाता है, चुनाव कार्यकर्ता से भी लड़ा जाता है। चुनाव जमीन पे कांग्रेस के पास हर जगह कार्यकर्ता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कौन सा बड़ा चेहरा है आपके पास उत्तर प्रदेश में? उत्तराखंड में चुनाव है, कौन सा बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास है उत्तराखंड में? मध्य प्रदेश में चुनाव है, कौन सा बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में? पंजाब में कौन सा बड़ा चेहरा? कमलनाथ जी, पंजाब में हमारे पास सिद्धू जी अभी हैं, और अमरिंदर सिंह जी हैं। क्या बात कर रही हैं आप? चेहरे हर जगह हैं, कांग्रेस के पास चेहरों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आप बात कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आप बात कर रहे हैं। कमलनाथ तो बार बार यही कहते नजर आते हैं कि हमारा देश महान नहीं है, हमारा देश बदनाम है। इस तरीके से क्या वो चुनाव लड़ लेंगे? क्या वो चेहरा है? कमलनाथ की आपने बात की, आपने देखा होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, किस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिरी वहां पर, और आपकी सरकार गिरी। तो ये तो भाजपा क्या है? भाजपा लोगों को लालच, पैसों का, पद का लालच देके जो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही है, लोकतंत्र पर कुठाराघात भाजपा कर रही है। ये तो भाजपा को एक तरह से मैं अपने गिरेबान में झांकने देना चाहिए कि लोकतंत्र में जो चुने हुए लोगों को पैसों के और सीबीआई और सीआईडी और आईबी के दम पे जो सरकारें गिराने का काम भाजपा कर रही है, ये तो एक देश के लिए शर्म की बात है, लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, पूरे
लोग देख रहे हैं, देश की जनता इसको देख रही है कि कैसे देश की धनबल के जनता नाम देख पर रही है, सरकार बीजेपी देख ने रही चलो है। किया सो किया, आपको अपना संगठन इतना मजबूत करना चाहिए था ना खान साहब। अपना संगठन इतना मजबूत करे, क्यों 4 पैसों में बिके आपके नेता? अगर आप ही पैसों की यही बात कर रहे हैं, आप ही ये बात देखिए कर रहे हैं, तो क्यों लोकतंत्र बिके? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि अब देखिए कोई लालच आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठीक है, लालच ठीक है, मैं दिया लौटूंगी इन्होंने। आपके पास, मैं लौटूंगी। शाही साहब से जान लेते हैं। शाही साहब, खान साहब आरोप लगा रहे हैं कि पैसों में आपने खरीदा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। देखिए मुस्कान जी, आरोप तो खान साहब लगाएंगे। खान साहब जो है अपने पार्टी के प्रति वफादारी कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से ये साधुवाद के पात्र हैं। इस स्थिति में जो पार्टी है और कोई भी सिपाही खड़ा होकर लड़ रहा है तो साधुवाद का पात्र है। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, जो इनके अंतरिम अध्यक्ष की बात आपने कहा अभी, अध्यक्ष एक पार्टी को नहीं मिल रहा है। किसानों के मुद्दे पर इन्होंने आपने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। संसद के बाहर ट्रैक्टर चलाकर किसानों का समर्थन कर रहे थे। एक रैली में पहुंच गए, भले ही किसान इन लोगों को मंच पर नहीं जाने दिए, वहां भी पहुंच गए किसानों के साथ। ठीक है शाहिद साहब, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको, मैं लौटूंगी आपसे और यहीं से शुरुआत की जाएगी। लेकिन बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात चल रही, चर्चा चल रही है। राहुल गांधी जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोग जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं। G23 हो गया, मध्य प्रदेश की बात इन्होंने की और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात की, और जितिन प्रसाद जी हमारे उत्तर प्रदेश में, इनकी मैं बात करना चाहूंगा। कांग्रेस के लोगों ने एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, जितिन प्रसाद जी जब पार्टी में आए तो उन्होंने कहा, लिखा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूं, कि कूड़ेदान में ऐसे लोग हमारे यहाँ पड़े थे तो हम लोगों ने वहां से कूड़ा उठा लिया, तो इसमें पैसे की कहां बात आ गई। खान साहब ने कहा पैसे से लोगों को खरीद कर ले गए। हिंदुस्तान नहीं विश्व जानता है कि माधवराव सिंधिया जी का परिवार एक राज परिवार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां के युवराज हैं और आज महाराज हैं। राजे रजवाड़ों के यहाँ संपत्ति की कमी नहीं होती है, कोई भी दल उनको पैसे से नहीं खरीद सकता है। हाँ, उनको ताकत जरूर दी जा सकती है, जहां पर कमजोर थे वहां से उनको उठाकर ताकत दी गई। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान देने की बात होती है, अपमानित करने की बात नहीं होती है। मैंने सीताराम केसरी जी का उदाहरण दिया, कांग्रेस में अध्यक्ष बनाए गए थे। एक मजबूत प्रधानमंत्री थे माननीय नरसिम्हा राव जी, जो इस समय नहीं है हमारे बीच में। गांधी परिवार का कोई भी अगर प्रधानमंत्री मरता है या देश का कोई भी प्रधानमंत्री मरता है तो दिल्ली में वहां राजघाट पर उनको जगह दी जाती है। नरसिम्हा राव जी के लिए जगह भी नहीं थी। उनके पार्थिव शरीर के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो कांग्रेस पर गांधी परिवार के खिलाफ थे। अंत के दिनों में थोड़े से खिलाफ हो गए थे। उनको दिल्ली में एक 100 जलाने और दफनाने की जगह नहीं मिली, एक उनके लिए जगह नहीं मिली कि उनको वहां पर स्थान दिया जा सके। कांग्रेस के लोग किस तरीके की बात करेंगे? कांग्रेस इस समय मुस्कान जी हाशिए पर चली जा रही है। इसीलिए उत्तराखंड में आपने कहा चेहरा नहीं है, अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारे पास सब जगह चेहरे हैं। पंजाब की बात मैं कर रहा हूं, जहां इनकी सरकार है, रोज सिद्धू जी तलवार चला रहे हैं कैप्टन साहब के ऊपर, कैप्टन साहब उसको रोक रहे हैं। कोई द्वंद्व बचा हुआ है वहां? राजस्थान में देखिए इस तरीके से पायलट साहब जो है इनको अस्त्र अपना खोल के बैठे हुए हैं। तो कहीं भी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने 2.5 साल की बात की थी और आज क्या स्थिति है वहां। कांग्रेस में जब तक गांधी परिवार से इतर कुछ नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस का भला नहीं होना है, और वो कांग्रेस के गांधी परिवार के लोग चाहते नहीं है। कल है तो कहीं ना कहीं उत्तर बीजेपी प्रदेश में भी है ना शाही जी, कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। तभी तो बार बार देखिए, पहले उत्तराखंड में सीएम बदले गए। असम की बात करें तो असम में जिस तरीके से सर्बानंद सोनोवाल को सीएम पद से हटाया गया, वहां से सीधा हेमंत बिस्व शर्मा को बिठा दिया गया, सीएम पद का दावेदार उनको बना दिया गया। हेमंत बिस्व शर्मा को आयुष मंत्रालय, माफ कीजिएगा, सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व सीएम थे वहां के, उनको आयुष मंत्रालय दे दिया गया। अभी गुजरात में जिस तरीके से विजय रूपाणी, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा, उनको हटाया गया। बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। बीजेपी में भी तो ये चीजें चल रही हैं। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, और आपने अच्छा याद दिलाया, हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस में हुआ करते थे।
राहुल जी से उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए समय मांगा, 6 महीने तक उनको समय नहीं दिया गया, और जब समय दिया गया तो राहुल जी दूसरी तरफ वो करके कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिनको सम्मान दिया वो बैठे हुए थे वहां। इस तरीके से नेताओं का सम्मान होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई अपमान किसी का नहीं किया जाता है, हर व्यक्ति को सम्मान। बाकी लोकतंत्र की बात है, मुख्यमंत्री बदलना, नेता को हटाना बैठाना, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक संगठन का लेकिन मसला है, चुनावों से पहले क्यों केंद्रीय गुजरात नेतृत्व में का अभी मसला है। गुजरात में अभी मात्र 15 महीने के लिए आपने भूपेंद्र पटेल को बनाया, सीएम बनाया उनको। नितिन पटेल जो है वो वहां पे डेप्यूटी सीएम है, वो बहुत लंबे समय से कवायद उनकी चल रही है कि उनको सीएम बनाया जाएगा। इस बार भी बहुत चर्चा में था उनका नाम, पिछले 3 बार वो मुख्यमंत्री बनने से रह गए, इस बार भी चर्चा में उनका नाम था, फिर उन्हें नहीं बनाया गया। हालांकि पटेल समुदाय को, जो वहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी है पटेल समुदाय की गुजरात में, उसको तो साधने का प्रयास सीधे तौर पर किया गया। डेप्यूटी सीएम भी पटेल है, फिर अब मुख्यमंत्री भी पटेल हो गए हैं। देखिए मुस्कान जी, 2 बातें कहना चाहूंगा इस पर, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी अगर बदला गया है, उसमें मैं गुजरात का ही एक लेता हूं, विजय रूपाणी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 2017 का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ। आज आपने कैसे घोषित कर दिया कि 17 महीने के लिए या 15 महीने के लिए हम भूपेंद्र जी को बना रहे हैं? ऐसे ही हमने बनाया था रूपाणी जी को, उनके नेतृत्व में चुनाव कराया है ना सर गुजरात में, तो हमने, वही तो मैं कह रहा हूँ उसका उदाहरण, मुस्कान जी वही उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि रूपाणी जी को भी हम लोगों ने चुनाव के पहले बनाया था, आज वही बनाया, उनके नेतृत्व में चुनाव कराया गया, आज भूपेंद्र भाई को बनाया गया और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर अगली सरकार के मुख्यमंत्री वही होंगे। दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, अपने पटेल समुदाय की बात की, आप केशु भाई पटेल से लेकर आ जाइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नर, उसके पहले रूपाणी जी, ये जितने मुख्यमंत्री हुए हैं ये देखिए अलग अलग जातियों से हैं। इसका मतलब हम पटेल समुदाय और किसी जाति को साधने का काम नहीं कर रहे हैं। हमने जो 27 साल में मुख्यमंत्री दिए वो सभी अलग अलग जातियों के दिए, हम जाति का की राजनीति वहां नहीं कर रहे हैं। ये आपके इस सवाल का जवाब इसलिए होता है कि हम किसी पर, हमको एक नया चेहरा था, निर्विवाद चेहरा था, हम हर जगह देखिए, धामी जी को कोई नहीं जानता था, धामी जी को हमने बनाया। ये है भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र, लेकिन जो एक आप तो चाय बार वाला बार ये प्रधानमंत्री बन सकता है। होगा वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा, आप तो हर बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, उनके हमारे चेहरे पर नेता है चुनाव तो किसके लड़ेंगे। नाम पे लड़ा जाएगा? सोनिया गांधी के नाम पर थोड़ा ही लड़ेंगे हम, हमारे नेता मोदी जी हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें राज्य में कौन सा चेहरे नहीं है क्या कोई सर? नई बात तो नहीं है। राज्य के चेहरे को उठाइए ना, राज्य में क्या चेहरे नहीं है? वो हिंदुस्तान के, देखिए वो हिंदुस्तान के नेता हैं। आज ही अभी माननीय मोदी जी अलीगढ़ में आए थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी निर्विवाद चेहरा बनकर उभरे हैं और देश के कई राज्यों में मांग भी उठी थी कि मोदी योगी जी टाइप मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को चाहिए। क्या वो हमारे नेता नहीं है? लेकिन फिर भी नेता तो है, आज ठीक है, बहुत अलीगढ़ में अच्छी आए, बात कही आपने, नेता तो है वो आपके, बहुत निर्विरोध रूप में उभरे हैं योगी जी, लेकिन बात तो वही है ना, योगी आदित्यनाथ बहुत ही निर्विरोध रूप में उभरे, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर, राज्य में भी तो चेहरे हैं ना। मेरा कहना यही था। ठीक है, मैं लौटूंगी शाही जी, मैं लौटूंगी। खान साहब के पास जाती हूँ। खान साहब, चेहरों की बात चल रही है तो एक बार फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी, गुजरात में आपका चेहरा जरा बता दें, उत्तर प्रदेश में बता दें, जहां जहां चुनाव है अपने चेहरे बता दीजिए कौन है, या फिर अंतरिम अध्यक्ष के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बात कांग्रेस की कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उन्हीं से सीधा रुख करेंगे उनका। मकसूद खान जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाह रही थी, आप अपना चेहरा जरा बता दें हमें, किस राज्य में जहां पर चुनाव है वहां पर कौन सा चेहरा कांग्रेस के पास है? कांग्रेस तो मैं मल्टीपल चेहरे हैं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप कांग्रेस के चेहरों की बात कर रही है, मैं भाजपा के अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा में चेहरे बदले जा रहे हैं क्योंकि उन चेहरों की मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है क्या? करें ना खान साहब, अपनी बात मैं करें ना। अपनी पे भी देखिए, आऊंगा, उत्तराखंड सुनिए, अपनी पे भी आऊंगा। मैं उत्तराखंड सुनिए, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं है, चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने अपना चेहरा तक घोषित कर दिया है, कर्नल अजय कोठियाल को उन्होंने अपना चेहरा बना दिया है। कांग्रेस तो पिछले लंबे समय से है वहां पर, कांग्रेस का चेहरा कौन है उत्तराखंड में? नहीं, कांग्रेस देखिए 2 तरह से होता है कांग्रेस चेहरे का चुनाव, या तो चुनाव से पहले भी हो जाता है, चुनाव के बाद में भी होता है।
तो चुनाव तो किस विधायक मुद्दे दल पर के लिए लड़ा तो जाएगा, चुनाव के ये बाद तो बताएं। विधानसभा चुनाव लड़ा चुनाव है, जाएगा किस मुद्दे भाजपा पर के लड़ेंगे आप चुनाव, भ्रष्टाचार किस के बिना मुद्दे पर पर, लड़ेंगे, किसके चेहरे भाजपा पर के लड़ेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव, भाजपा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ेंगे, उनकी नाकामियों के खिलाफ लड़ेंगे, उनके खिलाफ सर खराब नेतृत्व के खिलाफ लड़ेंगे। खान साहब, बहुत सर जी। बीजेपी को हटाने से अच्छा आप अगर खुद सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा ना। आप ये बताइए कि सत्ता में तो आपके क्या आएंगे, मुद्दे होंगे? सत्ता में तो आएंगे। भाजपा की नाकामियां इतनी ज्यादा है वहां पे, उनको बार बार चेहरे बदलने पड़ रहे हैं। यानी कि एक्सेप्टेंस आपको उनके उत्तराखंड में जो भी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की नाकामयाबियों का हाथ लेना पड़ेगा, उनका सहारा लेना पड़ेगा। जनता बदलेगी। देखिए सरकारें इसीलिए आती हैं, जब भाजपा से उम्मीद थी तो लोगों ने भाजपा को जिताया। अभी भाजपा की वहां नाकाम हो चुकी है तो कांग्रेस को लोग की तरफ राह देख रहे हैं। यही तो लोकतंत्र में चलता है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो अब जब भाजपा नाकाम हो चुकी है तो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं वहां पे, क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने वहां पे अच्छा किया था हरीश रावत जी के नेतृत्व में, और फिर से कांग्रेस उत्तराखंड का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बस चुनाव होने की देर है। और उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि जिस तरह से एक तरह से मीडिया लेवल पे कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर आज कांग्रेस मजबूत है, ना, तो इसके प्रियंका गांधी रिजल्ट। अभी हाल ही में रायबरेली के दौरे पर थी, उनका दौरा रद्द कर दिया गया। वो वहां पर पहुंचने ही वाली थी और तुरंत उनका दौरा रद्द कर दिया गया। ये क्या बात हुई? ये तो अंदरूनी मामला है, किस वजह से रद्द हुआ, सुरक्षा कारणों से रद्द हुआ, तमाम तरह की चीजें होती हैं, वो एक अलग डिसीजन है। लेकिन कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर पिछले सालों में, महीनों में मजबूत हुई है, उसके असाधारण परिणाम आपको आने वाले चुनाव में जरूर आने वाले चुनावों मिलेंगे। में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप ही से दोबारा शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख गेस्ट कर लेते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मकसूद साहब, आप ही के पास वापस आना चाहूंगे, आप अपनी बात पूरी करें सर, आपको रोकना चाह रही थी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है, बूथ लेवल पर प्रियंका गांधी जी की मेहनत और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और संगठन की मेहनत से इसके परिणाम आपको असाधारण देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में। और उत्तराखंड की जहां तक बात हो रही है, वहां भाजपा 3 चेहरे अब तक बदल चुकी है, उनकी नाकामियां इतनी ज्यादा हैं, तो वहां कांग्रेस की राह देख रहे हैं लोग कि कब चुनाव हो और कब हम सरकार बदले। और राहुल गांधी जी निर्विवाद फिर से उम्मीद करता है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कि राहुल गांधी जी फिर से कांग्रेस की कमान संभालें, और भाजपा की जो सरकार है, जो अपनी नीतियों के कारण एक फैल हो चुकी है हर मोर्चे पर, उसको 2024 में सत्ता से हटाने का काम करें। ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय की और हर कांग्रेस की कार्यकर्ता की एक मंशा है और उम्मीद है। ठीक है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की, देशवासी की और तमाम लोगों की मंशा है कि बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। शाहिद साहब, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुस्कान जी, देखिए, कांग्रेस की बात यह है, अभी आपने कहा कि चेहरे की बात है, तो चेहरा तो घोषित कर दिया सलमान जी ने। प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री होंगी, इसीलिए उनको बीच में रायबरेली जाने से पहले ही बुला लिया गया। हमको लग रहा है वहां से अब सीधे घोषणा ही होगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे रायबरेली जाने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जो विकास का काम किया है वो किया है। उसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, जो सोनिया जी आज बहुत दिनों से वहां चुनाव जीत रही हैं, और रायबरेली अमेठी परंपरागत सीट रही है कांग्रेस परिवार की। अमेठी की जनता ने तो जवाब दे दिया और भगा दिया राहुल जी को वायनाड। लेकिन सोनिया जी की जनता अभी भी थोड़ा उनके साथ लगाव के साथ है और अभी भी चुनाव उनके साथ है। सोनिया जी को कोई वहां पर लगभग जो है 5-7 सालों से देखा ही नहीं है कि सोनिया गांधी जी कभी आई हैं। उनके वहां पर जो प्रतिनिधि हैं, इंदिरा गांधी के समय में पानी की टंकी लगाई गई, उसके बाद वहां पर पानी की सुधि लेने कोई नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब योगी सरकार ने अपनी 17 के बाद वहां पर हैंडपंप और दूसरी जो टंकियां खराब हो गई थी उसको सही करके पानी देने का काम किया। हम लोगों ने एक सर्वे किया, वहां पर यही सर्वे में निकल कर आया कि कांग्रेस को हम लोग वोट देते हैं, हमको वहां जाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस की
अध्यक्षा जो है, जो अंतरिम अध्यक्ष हैं, वो न यहाँ आती हैं, न यहाँ की हमारी स्तुति लेती हैं। ये उनके मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। तो देश में स्थितियां बहुत ही विकट हैं। वहां पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये कोई चेहरा नहीं है। तो देखिए, ये चेहरा घोषित करे ना करे, इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मैं आपके सामने मुस्कान जी चैलेंज करता हूं अपने कांग्रेसी मित्र को कि 403 सीट पर इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन मिल गया मुस्कान जी, फिर से एक बार और रख लीजिएगा और हमारे भाई खान साहब को बुलाइएगा। मैं कहूंगा कि 403 पर आपने उम्मीदवार लड़ाया है। कांग्रेस की पराभव की पराकाष्ठा है ये पराभव हो चुकी है, खत्म है। कांग्रेस 5% वोट की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और वो क्यों है? वो इनके अगले नेता जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका उत्तर प्रदेश के प्रति एकदम निष्ठा नहीं होना। प्रियंका जी जब से आई, राजनीतिक टूरिज्म पर आती हैं, चली जाती हैं। उनको बस दिया गया। एक कोरोना में एक अनुभव आया। आगरा के और भरतपुर के बॉर्डर पर 1000 बसें वहां लगाई गई। लेकिन मुस्कान जी, वहां पर, वही जयपुर बगल में है 100 किलोमीटर दूर, वहां लगभग 1,500 से 2,000 बिहार के मजदूर फंसे हुए थे। ये बसें वहां भी भेजी जा सकती थी और वहां से उठाकर उनको वहां पहुंचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, क्योंकि वहां राजनीति करनी थी और बसों को स्कूटर का नंबर लगाकर, स्कूटर को वहां बस का नंबर लगा के खड़ा किया गया। ये छल सरकार में नहीं रहते हुए भी जनता देख रही है कि ये लोग कितने किसान के मुद्दे पर, अभी किसान के मुद्दे पर मेरी बात अधूरी रह गई थी, फिर से मैं थोड़ा पूरा कर दूं। आपने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कैसे साथ हैं, ट्रैक्टर बाहर चलाते हैं, वहां पर जो है किसानों के साथ जाते हैं रैली में, मंच पर चढ़ने नहीं देती है जनता इनको। लेकिन उसके बाद सदन के अंदर इन लोगों ने महंगाई, किसान मुद्दा और पेगासस 3 सवाल के लिए समय दिया था। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं किया इन्होंने, किसान के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं किया, जबकि सरकार ने कम से कम किसान और किसान से संबंधित 10 या 12 बिल पेश किया और वहां पर पास हुआ, चर्चा नहीं हुई। लेकिन पेगासस छोड़ के किसी मुद्दे पर ये लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। तो पेगासस पर आप चर्चा कर क्यों नहीं रहे थे सदन में? आपने सदन के बाद सुन लीजिए मेरी बात मुस्कान जी पूरी हो जाने दीजिए। चर्चा की आपने? मुस्कान जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक आया जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा किसानों का, उस पर भी इन लोगों ने सवाल नहीं किया। लेकिन एक वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा आया, जो हम लोगों ने ओबीसी बिल किया, उस दिन सब लोग पहुंचे और किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सर्वसम्मति से उसको पास कराया। तो इससे ये लगता है कि ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। अब रहा आपके सवाल का जवाब पेगासस पर। आपको याद होगा पेगासस पर जवाब दे रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी। टीएमसी के एक सांसद जो कि बाहर सर फोड़ते हैं और यहाँ पर संसद में कागज फाड़ने का काम करते हैं, उन्होंने कागज माननीय मंत्री के हाथ से छीना, फाड़ा और चेयर पर उछाल दिया। ये बहुत गलत हुआ था विपक्ष द्वारा। बिल्कुल, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगी। माननीय मंत्री जी ठीक है, उसी पेगासस पर ही जवाब दे रहे थे मुस्कान जी। इसका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वाकई बहुत गलत था, बहुत गलत तरीका था। लेकिन जवाब तो आपकी तरफ से भी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ उसमें इतना लिखा गया था। मैं कह रहा हूँ, देखिए, जब जवाब की बात ही नहीं थी, जब जवाब शुरू हुआ तो कागज फाड़ दिया गया, तो जवाब क्या दें? जवाब तो वही दे रहे थे, पेगासस पर ही जवाब चल रहा था उस समय। जवाब नहीं दिया सर, सुप्रीम कोर्ट में भी आप पूरे तरीके से अपना पक्ष नहीं रख रही है केंद्र सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसको पूरा पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सिर्फ हलफनामा मांगा था, वो हमने मना किया है। लेकिन पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आए हैं, उस डायरेक्शन को ठीक से पढ़ा जाए, क्योंकि उसमें देश की सुरक्षा का मामला है। इस वजह से कोई भी चीजें जग जाहिर नहीं की जा सकती। आपको याद है सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में? जी हुई है। ठीक है, तो आप उसको जरूर पढ़ेगा। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा कि केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है। मैंने पढ़ा ठीक है शाहिद साहब, मैं लौटूंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी। खान साहब, आपके पास आना चाहूंगी। पेगासस का मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया और तमाम कांग्रेस ने सदन में, उन्होंने सदन का मुद्दा उठाया कि सदन में कांग्रेस ने ही सदन नहीं चलने दिया, ना तो महंगाई के मुद्दे पर चर्चा, ना किसानों के मुद्दे पर चर्चा। लेकिन जब राजनीति की बात आई, ओबीसी कानून की बात आई, कांग्रेस को पता था उनका हित है, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। मुस्कान जी, पेगासस देश का मुद्दा नहीं है। देश के प्रतिष्ठित जब पत्रकारों की, जो देश के मतलब 14 स्तंभ है, उनकी जासूसी सरकार कराती है,
विपक्षी नेता जो सबसे राहुल गांधी जी की जासूसी होती है, बड़े बड़े पत्रकारों उद्योगपतियों की जासूसी होती है, क्या ये देश के लिए अहम मुद्दा नहीं है? अरे किसानों की इतनी फिक्र है तो अभी करनाल में पिछले दिनों देखा, किसानों के सरों पे लाठियां भांजी गई हैं भाजपा की हरियाणा सरकार द्वारा। वो कौन कर रहा है? वो भाजपा की सरकार कर रही है। किसानों पर डंडे लाठियां वो तो बरसाते हैं ठीक ये है, जो लोग, सरकार कर रही है वो उनके साथ, वो उनके तो आगे रास्तों आने में वाले कीलें चुनावों में गाड़ शायद देते पता हैं। चल भी जाए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं बात आपसे कर रही हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस ने कितना समर्थन किया, ये बताएं जरा। किस चीज का कांग्रेस ने समर्थन किया? किसानों कांग्रेस के ने मुद्दे पर किस क्यों चीज में सदन में किसान पूरी तरीके से आवाज नहीं उठाई गई? आपको याद होगा, एक बात मैं हार आपको याद उठाया करवा गया दूं, है? सुनिए, एक बात मैं आपको जी। याद करवा दूं। जब सदन चल रहा था, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, उस समय जंतर मंतर पर किसानों ने भी अपना किसान संसद लगाई थी। उसमें भी कांग्रेस के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पास किया गया था वो याद होगा आपको, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो किसानों का मुद्दा उठाने में नाकामयाब रही, इसलिए निंदा प्रस्ताव उठाया गया था। मैं कांग्रेस ने तो इसको संसद से राहुल गांधी जी ने खुद कि ये तीनों कानून जो मंडी का पूरा सिस्टम है, इस पे जो सरकार जला रही है, जो पूरा कॉर्पोरेट को किसानों पे थोपने का काम कर रही है, ये आप तो हर मोर्चे पर कांग्रेस ने इसको उठाया है। किसानों के साथ खड़े रहकर कांग्रेस मतलब किसान के मंचों से लगातार लीडर्स ने उठाया, बाकी संसद में उठाया इसको खुद ठीक है, राहुल गांधी कांग्रेस जी ने ने किसानों कितनी का बार उठाया। मुद्दा बहुत अच्छे से उठाया, लेकिन कांग्रेस में किसान इकाई का अध्यक्ष अभी तक 21 महीने से कांग्रेस बना नहीं पाई है, और मुद्दा कांग्रेस किसानों का उठा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है इसी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी भी राहुल गांधी के नाम पर ही यहाँ पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर यही है कि इस बार अध्यक्ष एक बार फिर से राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी के अध्यक्ष के रूप में जब उनको चुना था, उस समय लोकसभा चुनाव में ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो पाया था, बहुत खराब प्रदर्शन था। अभी भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, देखना होगा कि उसमें किस तरीके से कांग्रेस का और बीजेपी का प्रदर्शन रहता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।